उधर फ्रांस में विक्रम माइकल और स्वीटी के सामने बैठकर प्रोजेक्ट की हर कंडीशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था। स्वीटी का पूरा ध्यान विक्रम पर था कि वो एक नजर उठाकर कम से कम उसे देखे। उसे अपनी उस गलती पर भी पछतावा हो रहा था जब उसने अपने चेहरे पर प्रीति का चेहरा लगाया, पर अब वो उसे चेंज भी तो नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो आज भी प्रीति का चेहरा लगाए हुए ही विक्रम के सामने बैठ गई। विक्रम, जो आज शायद बहुत ही जल्दी में था, उसने एक नजर उठाकर स्वीटी को देखने की जहमत तक नहीं उठाई। असिस्टेंट बीच बीच में कभी माइकल तो कभी स्वीटी की ओर देख लेता था। उधर स्वीटी अपनी अदाएं दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी और इसी अदा दिखाने में अपने बालों को कानों के पीछे करते करते मास्क का थोड़ा सा हिस्सा निकलकर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था, जिसे अचानक ही असिस्टेंट ने देख लिया। सैकड़ों सवाल उसके मन में तैरने लगे कि क्या मिस्टर माइकल की बहन अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठी है। फिर भी उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि ये लोग कोई ना कोई गेम विक्रम के साथ खेल रहे हैं। तभी वहां उन सभी के लिए चाय सर्व की गई। विक्रम के असिस्टेंट ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए भगवान को याद किया। उसने अपने मन में कहा, सॉरी विक्रम सर, पर लगता है ये जरूरी है। विक्रम उस प्रोजेक्ट में साइन करने ही वाला था, तभी चाय देने के बहाने से ही सही उसके असिस्टेंट ने चाय उन पेपर पर गिरा दी। ये देखकर विक्रम गुस्से में अपने असिस्टेंट को घूरने लगा। वो चिल्लाते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर रजत, आप पागल हो गए हैं क्या? इस तरह से कौन करता है? मैं बस इन पेपर्स पर साइन करने ही वाला था, पर आपकी वजह से ये पेपर ही खराब हो गए। तुम जानते हो ना, मुझे जल्दी इंडिया निकलना था, पर अब इन पेपर की वजह से मुझे फिर यहाँ रुकना पड़ेगा। असिस्टेंट सिर झुकाकर विक्रम के सामने खड़े होते हुए बोला, सॉरी सर, वो आपको चाय दे रहा था और उस वजह से ये गलती हो गई। इधर माइकल और स्वीटी हाथ मसलते ही रह गए, क्योंकि विक्रम के एक साइन से ही उनकी जीत निश्चित थी, जो उसके असिस्टेंट के कारण कुछ पल के लिए पीछे खिसक गई थी। विक्रम ने फाइल उठाकर मिस्टर माइकल को देते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज आप ये पेपर दोबारा तैयार करवा लीजिए, मैं साइन करके आपको भिजवा दूंगा। वो अपने हाथ में गिरी हुई चाय को देखने लगा और साथ ही नजर उठाकर अपने असिस्टेंट को भी घूरने लगा। असिस्टेंट ने फिर डरते हुए कहा, सॉरी सर, और उसने जल्दी से अपने हाथ पॉकेट में डाले और रुमाल निकालकर विक्रम का हाथ साफ करने लगा। उसने फिर कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, वो सब गलती से हो गया। विक्रम जाने क्यों अपने असिस्टेंट का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो कई साल से यहाँ फ्रांस का काम देख रहा था और आज पहली बार उसने ये गलती की थी। गुस्सा तो विक्रम को बहुत आ रहा था, पर फिर भी उसने कुछ सोचते हुए असिस्टेंट से कहा, ये चाय भी तुम्ही ने गिराई है, तो इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, तो फिर चलो मेरे साथ वॉशरूम और साफ करो इसे। असिस्टेंट सिर झुकाकर विक्रम के पीछे पीछे चलने लगा। आज पहली बार ही सही, पर उसे विक्रम की डांट पड़ी थी। उधर माइकल ने स्वीटी से कहा, क्या करे, आज भी इस प्रोजेक्ट पर साइन नहीं हो पाए। स्वीटी ने विक्रम जिस तरफ जा रहा था वहां देखकर कहा, आज नहीं हुए तो हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं लग रहा उसका असिस्टेंट कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा है। माइकल ने उस पर ध्यान ना देते हुए स्वीटी का हाथ पकड़ते हुए कहा, डार्लिंग, अब छोड़ो भी ना, इतना गुस्सा क्यों दिखाती हो? पर एक बात समझ नहीं आई, विक्रम के सामने तुम अपने खूबसूरत चेहरे पर ये किसका चेहरा लगाए घूमती हो? मुझे तो तुम बगैर मास्क के ही अच्छी लगती हो। स्वीटी ने उसके हाथों से अपना हाथ हटाकर कहा, ये सब कहने की बजाय इन पेपर को दोबारा रेडी करवाओ। आज हमें विक्रम से साइन लेनी है। ये प्रोजेक्ट कुछ भी करके हमें ही चाहिए और इससे कितना नुकसान होगा उसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम उसे ऐसे प्रोडक्ट बनाकर देंगे जिससे उसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू एकदम ही डाउन हो जाएगी और इन सब में हम विक्रम का ही नाम लगा देंगे। माइकल ने कहा, वैसे तुम मेरी फियांसे बनकर भी विक्रम से मिल सकती थी। तुम्हारे कहने से अब हम भाई बहन बनकर विक्रम से मिल रहे हैं। वैसे तुम कब क्या करती हो कुछ समझ नहीं आता। माइकल ने भी अपने असिस्टेंट को बुलाकर दोबारा फाइल रेडी करने के लिए कह दिया। उधर सुधा ने जाते हुए विक्रम को देखकर कहा, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे पसंद है, यही गुस्से वाला जो तुम्हें और भी ज्यादा डैशिंग बनाता है। बस तुम एक बार मान जाओ। उधर काठ गोदाम में प्रीति ने लक्ष्मी से कहकर तेज के आउटहाउस और बंगलों की पूरी सफाई करवा दी थी। वो वैसे तो पहले से साफ ही था, पर फिर भी समय और समीर वहां रहने के लिए आ रहे थे।
तो उसने भी वहां दोबारा से सफाई करा दी। वो सब चीजें देखने के बाद वापस आश्रम आ गई और वहां बैठकर समय और समीर का इंतजार करने लगी। उमा दीदी को आज उसने कुछ खास बात करने के लिए बुलाया था। उमा दीदी शीला दीदी के साथ वहां पर आई। उन्हें देखकर ही प्रीति उठ खड़ी हुई और संभलकर उमा दीदी को अपने सामने की चेयर पर बिठा दिया। उसने शीला दीदी को भी सामने बैठने को कहा। उमा दीदी को कभी भी प्रीति इस तरह से अपने केबिन में नहीं बुलाती थी, इसीलिए उन्हें आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने प्रीति के चेहरे को देखा जो काफी बेसब्र सा लग रहा था। उसे देखते हुए उमा दीदी ने प्रीति से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? कुछ प्रोजेक्ट या फिर हमसे लेकर? प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो मैं पहले आप दोनों से करना चाहती थी। उमा दीदी ने शीला और प्रीति की ओर देखते हुए कहा, हाँ बोलो ना। प्रीति ने उमा दीदी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी वो मैं चाह रही थी कि दृष्टि की आखिरी विश हम पूरी कर दे। उमा दीदी मुस्कुराते बोली, हाँ हम भी यही चाहते थे, पर अभी मेरी पूजा से बात नहीं हुई है और क्या समय उसके लिए तैयार है? प्रीति ने इधर उधर देखते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है, शायद हमें दोनों को ही तैयार करना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ मेजर समय की जिंदगी में पूजा को आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है और आपने उसे बचपन से पाला है, तो शायद आपका कहना कभी टालेगी भी नहीं। रही बात मेजर समय की, तो वो भी अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं और उनका भी हक है कि वो खुश रहें, भले ही उन्हें अब इस रिश्ते में जबरदस्ती क्यों ना बनना पड़े। उमा दीदी आश्चर्य से प्रीति का ही मुंह ताकी जा रही थी। उन्होंने प्रीति से फिर कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जबरदस्ती के रिश्ते वो ज्यादा दिनों तक चलते नहीं है और शायद उनमें प्यार कभी नहीं हो पाता। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हमें हालातों पर छोड़ देना चाहिए, और अभी जिस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं, मुझे लगता है हमें इन दोनों को एक रिश्ते का नाम दे देना ही चाहिए। उमा दीदी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर विक्रम अभी यहाँ नहीं है, एक बार उससे पूछ लेते तो। प्रीति उठकर उमा दीदी के पास आई और उनके हाथों पर हाथ रखकर कहा, विक्रम कभी भी इस चीज से मना नहीं करेंगे और आप जो डिसीजन लेंगी उनके लिए वही सही होगा। इस आश्रम को आपने इतने साल से प्यार से बांध रखा है, तो जो आप सब कहेंगे हम वही मानेंगे। उमा दीदी ने कुछ सोचकर कहा, पर लगता है दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, शायद हमें उन्हें किसी वचन में बांध कर ही ये काम करवाना पड़ेगा। प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उमा दीदी का मानना सबसे पहले जरूरी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो बांध दीजिए ना आप अपने प्यार से उन्हें, कम से कम दोनों को एक अच्छे जीवन साथी मिल जाएंगे। प्रीति ने जल्दी ही टेबल पर रखी हुई बेल को बजाई और मुस्कुराते हुए इंतजार करने लगी। चंदन जैसे ही अंदर आया, प्रीति ने जल्दबाजी में कहा, पूजा को बुला लाओ, बहुत जरूरी काम है। चंदन पूजा को बुलाने के लिए चला गया। उधर दिल्ली में काली को जैसे ही पता चला कि समीर दिल्ली ना आकर काठ गोदाम के आश्रम में रुकेगा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सोफे पर फोन पटककर गुस्से में उसे घूरने लगा। शोभा जी काली के पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर बोली, अब गुस्सा छोड़िए ना, आप जानते तो हैं अपने भाई को, और वैसे भी उसने कहा है अगले महीने वो यहाँ दिल्ली आ जाएगा, परेशान मत होइए। काली जी ने गुस्से में ही कहा, मैं कैसे परेशान ना हो, अब इतना तो समझ आ ही गया है उसे चोट लगी है और वो सीधी तरह से बताएगा नहीं, शायद उसे बहुत ज्यादा लगी है, और हमेशा की तरह उसने मुझसे झूठ बोला। शोभा जी मुस्कुराकर बोली, वो हमारा लाडला है और इस चीज का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानता है। यदि आपका दिल नहीं मानता तो मिलाइए ना उससे। काली जी ने भी अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट से कहकर चार्टर प्लेन को रेडी करने के लिए कह दिया। वो जल्दी वहां जाकर समीर के कान खींचकर उसे डांटना चाहते थे। शोभा जी मुस्कुराकर बस काली को ही देखे जा रही थी। दोनों भाइयों में वैसे तो बहुत प्यार था, और आज काली की बेसब्री ये खुद ही जाहिर कर रही थी कि वो अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। शोभा मुस्कुराकर बस उन्हें ही देखे जा रही थी। वो जाने को भी हुई, तभी अचानक काली खड़े हुए और शोभा जी की कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोले, मेरा भाई आज इतना बिगड़ा हुआ है ना, तो वो सब आपके प्यार के कारण ही है, आपने ही उसे बिगाड़ा है। शोभा जी मुस्कुराकर काली के गले में अपने हाथ को लपेटे हुए बोली, मैं क्यों ना करूं प्यार उससे, वो इतना प्यारा जो है। आप जानते हैं मासूमियत उसके चेहरे से टपकती है, और सच कहूं उसे इस तरह से परेशान करते देखती हूं तो बड़ा ही प्यार आता है। हमारे देखते देखते ही
कि कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। फिर शोभा जी काली जी के सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, इतने प्यारे भाई को मुझे देने के लिए आपका थैंक्स। बस थोड़ा सा नॉटी है, उसके लिए आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो। वो अपनी परेशानी छुपा जाता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब आप तकलीफ में होते हैं। तो समझिए ना, वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि आप उससे करते हैं। कुछ देर काली शोभा को ऐसे ही गले लगाए खड़े रहे, क्योंकि शोभा जब उसके पास होती थी तो धीरे धीरे करके उसका गुस्सा अपने आप ही कम होने लगता था। काली का फोन बजा तो शोभा मुस्कुराते हुए काली से दूर हुई और वो जाने लगी। तो काली ने शोभा का हाथ पकड़ते हुए एक हाथ से फोन को उठाकर अपने कान पर लगा लिया। शोभा अपनी भवों को उचकाकर काली से पूछना चाहती थी कि अब क्या है। उधर से काली के असिस्टेंट ने प्लेन के रेडी होने की सूचना दे दी। काली ने फोन रखा और शोभा से कहा, वादा करिए इस बार यदि आपके भाई को पीटा ना तो आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी, बहुत परेशान करता है। शोभा मुस्कुराकर काली से बोली, तो पहले आप अपने आप को समझा लीजिए, क्या आप सचमुच अपने भाई को मारने वाले हैं? क्योंकि कितने भी गुस्से में हो, मैंने ये कभी नहीं देखा कि आपने उस पर हाथ उठाया हो। उसकी इतनी सारी नादानी और शैतानियां आप हमेशा ही माफ कर देते हैं। काली ने कहा, मैं सचमुच बहुत ही नाराज हूं। शोभा ने काली की ओर देखकर एक बार अपनी पलकें झुका दी और शांत होने कहा। काली ने कहा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, देखता हूं उसे कितनी चोट आई है, नहीं तो उसे अपने साथ ले आऊंगा और समय को भी ले आऊंगा। काली वहां से चला गया तो शोभा मुस्कुराते हुए काली को ही देखने लगी।